और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत विधु रावल जी आपका। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर। मेरे साथ राकेश कुमार जी जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। तो विधु रावल जी, मुलाकात हुई, कुलदीप बिश्नोई मिले हैं सोनाली फोगाट से। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाए, बातचीत क्या हुई दोनों के बीच में? आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को, समस्त देशवासियों को, सभी सनातनियों को हमारे मन प्राण प्रभु श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं। एक औपचारिक मुलाकात की बात है ये। कुलदीप बिश्नोई जी भी आदमपुर की राजनीति करते हैं और सोनाली फोगाट जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी वहां से। तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए हैं, तो एक शिष्टाचार के नाते जो है वो सोनाली फोगाट से मिलकर आए हैं। और सोनाली फोगाट जी ने भी यही बताया है, कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से भी यही बात आई है, एक शिष्टाचार के नाते उनकी मुलाकात हुई है। विधु रावल साहब, ये आप भी जानते हैं कि जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आए थे तो सबसे ज्यादा जो दर्द है, या कहा जाए सबसे ज्यादा बुरा सोनाली फोगाट को ही लगा था। लेकिन अब क्या माना जाए कि पार्टी की तरफ से प्रयास हुए या कुलदीप बिश्नोई की तरफ से प्रयास हुए कि रिश्ते जो हैं वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिन्होंने खबर बनानी है वो तो इस प्रकार की कहानियां गढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी जानकारी में कोई नहीं है कि सोनाली फोगाट जी, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, या किसी भी अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी प्रकार की कोई बुरा लगा हो। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हाथ फैलाकर कुलदीप बिश्नोई जी को अपनी पार्टी में स्वागत किया। बुरा अगर किसी को लगा तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा, कांग्रेस पार्टी को लगा, जिनके परिवार से, या यूं कहें कि उनकी पार्टी से, क्योंकि उनका तो वहां पार्टी ही परिवार है, तो माफी चाहूंगा, परिवार ही पार्टी है उनके यहाँ पर, तो उनके यहाँ पर जरूर जो है कुछ तकलीफ जरूर हुई होगी। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। 1970 के दशक से ये चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। भजनलाल जी जिस तरफ भी गए हैं, जहां पर भी रहे हैं, वहां उन लोगों को जीत मिली है। अगर भजनलाल जी ने अपना खुद का दल बनाया था तो उनको जीत मिली थी। जनता पार्टी में गए थे तो जनता पार्टी को मिली थी। ये पूरा क्षेत्र जो है वो भजनलाल जी के और चौधरी भजनलाल जी और उनके परिवार के प्रति जो है उनका स्नेह रहा है, आशीर्वाद रहा है। और भजनलाल जी ने वहां पर बहुत अच्छे काम करवाए। इस नाते से उनका एक जुड़ाव है। तो उनका ये कहना कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो माफी चाहेंगे, मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस इस बार जमानत भी बचा पाएगी वहां पर उपचुनाव में। लेकिन खैर, सपने लेना सभी का अधिकार है, इस प्रकार की बात भी वो कह सकते हैं। और आजकल चौधरी भूपेंद्र सिंह जी झूठ बोलने की तो एक लंबी रेस में चल पड़े हैं। उन जितना झूठ कोई बोल ना पाए तो केजरीवाल को भी हराने के लिए आतुर है। तो इस बारे में और तो ज्यादा क्या कहा जाए। रावल साहब, आप कह रहे हैं नाराजगी कोई नहीं थी, लेकिन सोनाली फोगाट का एक ट्वीट हमने भी देखा था जिसमें वो कह रही थी, मेरी मेहनत का असर तो देख ए जमाने, जमी जो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने मेरे ही दर पे आ पड़ा। ये ट्वीट आया था सोनाली फोगाट का। जब ये कब का ट्वीट है? ये ट्वीट सर मैं आपको बता दूं, कब का है? 19 मई 2022 का ये ट्वीट है। जब मैं बता देता हूं जी, हाँ, 19 मई का ये ट्वीट है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब उस समय परिप्रेक्ष्य क्या था? अब इस परिप्रेक्ष्य में जिनको आप कुलदीप बिश्नोई समझ रहे हैं, उसकी वजह आप कांग्रेस को डाल दीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोनाली फोगाट और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास, मेहनत से ये उस तरफ भी तो सूचक हो सकता है। ये देखिए, अपनी दृष्टि की बात है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो नहीं, लेकिन कांग्रेस कहाँ आसरा मांगने आई? सोचती होंगी, लेकिन मैं, कांग्रेस आसरा मांगने थोड़ी आई सर। कुलदीप कांग्रेस तो देखिए ना आप, नहीं, 19 मई को तो कोई आसरा मांगने वाला कोई सवाल ही नहीं था। 19 मई को तो कांग्रेस के एक नेता थे और उस समय तो कुलदीप बिश्नोई का नाम चल रहा था। 19 मई की बात कर रहा हूं। 19 मई से थोड़े दिनों पहले हालांकि कांग्रेस का 27 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई थी, लेकिन 19 मई तक भी
कुलदीप बिश्नोई जी एक बड़े सम्मानित कांग्रेस नेता थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रणदीप सुरजेवाला तक उनकी तारीफें कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना देते तो आज तक के इतिहास में इतना अच्छा अध्यक्ष कोई नहीं बनता जितना कुलदीप बिश्नोई बनता। अब वही कुलदीप बिश्नोई जी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। अब उनके लिए वही सोच रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवसरवादिता इसमें नहीं ढूंढनी चाहिए। इसमें स्पष्ट तौर पर उस समय का परिप्रेक्ष्य क्या था, सोनाली फोगाट जी का एक अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उनका एक अपना विशिष्ट तरीका है जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत हिट रहती हैं, शायद इन्हीं कारणों से जो है। और हो सकता है वो कोई अपनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिल्मी दुनिया में भी वो खूब रहती हैं, अभिनेत्री भी हैं नेत्री के अलावा, तो हो सकता है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ कह रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी कुलदीप बिश्नोई जी का नहीं। और फिर कल जो आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, कल जो मुलाकात हुई है वो इतनी गर्मजोशी से हुई है, इतना अच्छे से स्वागत हुआ और इतने अच्छे से दोनों लोग मिले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को दिखाता है। हाँ, ठीक है, चलिए उपचुनाव पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी का रुख मैं कर लूं। विद्रोही साहब, कांग्रेस कह रही है, हुड्डा साहब कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर, कुछ भी हो जाए आगे भी आदमपुर में कांग्रेस ही आएगी। लेकिन ये तो सब जानते हैं भजन लाल जी का गढ़ रहा है, बिश्नोई परिवार का गढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती है? दृष्टि जी, योगीराज श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं। आदमपुर भजनलाल का गढ़ तभी तक था जब वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बल पर ही उनका गढ़ बना। और अगर इतना ही बड़ा गढ़ कुलदीप बिश्नोई परिवार का था तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का बेटा भाऊ बिश्नोई, जिसको वो अब भाजपा का उम्मीदवार बनाने के प्रयास में है, इसी सीट से 20,000 वोटों से हारे हैं। इसी आदमपुर से 20,000 वोटों से हारे हैं। अब कौन किसका गढ़ था किसका नहीं था ये मतदाता तय करेगा। जब भी चुनाव होगा, जिस दिन भी चुनाव होगा, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके माध्यम से भाजपा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चिंता ना करें, आपका गढ़ भी छिन्न भिन्न होगा और आपको आदमपुर में लोहे के चने भी चबाने होंगे। इंतजार कीजिए। हमारा एक कार्यक्रम 15 दिन पहले हुआ था आदमपुर में ही, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में। हजारों कार्यकर्ता आदमपुर के लोग, किसान मजदूर, बहुत लंबी रैली बनाकर, बहुत लंबा जुलूस निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन दिया था। और आप आदमपुर के किसी गांव में चले जाइए, किसी मतदाता से पूछ लीजिए, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि आज की बार कुलदीप बिश्नोई को हम करारा सबक सिखाएंगे। और सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोज की भरमार है। यूट्यूबर जो दुनिया भर के स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज ले रखे हैं। अब ठीक है, युद्ध का मैदान है, जब भी युद्ध का डंका बजेगा, चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करेगा, भाजपा भी अपनी ताकत लगा लेगी, हम भी अपनी ताकत लगा लेंगे। पता चल जाएगा कि हमारी जमानत बचेगी या भाजपा उम्मीदवार हारेगा। हम लंबी चौड़ी तो हाँकते नहीं है, ना भाजपा की तरह लंबे चौड़े दावे करते हैं। हम तो युद्ध के मैदान में लड़ेंगे और निश्चित रूप से कुलदीप बिश्नोई नहीं, ऐसा नहीं है सर, दावे नहीं करते, दावे तो कांग्रेस खूब करती है, ये आपको भी पता है। राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा, अभी पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें भी हमने देखा। चलिए ठीक है, क्या दावा किया था, हमारी एक वोट, हमारी राज्यसभा में एक वोट इन्होंने बेईमानी से रद्द करवा दी। वो सबके सामने है कि हमारी एक उम्मीदवार ने 1, 2, 3 जो नंबर होते हैं उसकी जगह टिक लगाया सही खाने में, उसकी वोट रद्द कर दी। चलिए सर, वो तो अलग विषय है। एक उम्मीदवार ने किसी खाने में ही नंबर नहीं लिखा, चौथे खाने में नंबर लिखा। चुनाव आयोग ने धांधली कर उसकी वोट सही मान ली। तो ठीक है, सत्ता के दुरुपयोग से इन्होंने हमें हरा दिया। चलिए ठीक है, समानता का न्याय होता, निष्पक्षता की बात होती, तो जिस आधार पर हमारी वोट रद्द हुई है उसी आधार पर बीजेपी की वोट भी रद्द होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। ठीक है, चलिए वो तो जांच का विषय है, जांच भी हो रही है। ठीक है, राकेश कुमार जी, आपने सुना, बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। आपसे जानना चाहूंगी, खासतौर पर अगर उपचुनाव की बात करें, आदमपुर सीट की बात करें, तो सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं?
कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने के बाद, सोनाली फोगाट से मुलाकात करने के बाद रिश्ते कहीं ना कहीं बीजेपी में सुलझ रहे हैं, तो इधर सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति के अंदर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाने से, या कोई भी दो पॉलिटिकल लीडर जब आपस में मिलते हैं तो एक शिष्टाचार भेंट होती है। लेकिन अगर बात करें उपचुनाव के अंतर्गत, तो उपचुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा कौन हारा और कौन जीता। लेकिन आज के समय में हिंदुस्तान की राजनीति में हर एक पार्टी, चाहे उसके पास वोट बैंक हो या ना हो, चाहे वो जीतने की स्थिति में हो या ना हो, परंतु हर एक पार्टी अपने आप में जीतने का इनकार करती है कि हम इस सीट से जीत रहे हैं। अगर हम पिछला कुछ चुनावों का इतिहास उठा के देखें तो ये हमारी सीट है, इस पे हमारा दबदबा है, या इस सीट से हम जीतते चले आ रहे हैं। ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं के भ्रम टूटे और ये देखने को मिला कि कई बड़े बड़े नेताओं को बहुत छोटे छोटे नेताओं ने, या जो अभी राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने उनको हराया। चाहे वो पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या वो दिल्ली की बात करें। अगर हम हरियाणा में उपचुनाव की बात करें तो ये निश्चित तौर पर है कि चुनाव, जो उपचुनाव होगा, वो बहुत ही देखने लायक चुनाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति के अंदर जो चेंजेस देखने को मिली है, किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी को ज्वाइन किया, और अब उनके ऊपर भी जिम्मेवारी आएगी कि जब उपचुनाव हो तो वो भी वहां पे अपना वर्चस्व दिखाते हुए बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा दिखाएं। परंतु चुनाव का पिटारा जब खुलता है, आम जनता का जब जनाधार की कितनी स्टार्ट होती है, तो पता चलता है कि किस नेता में कितना जनाधार है, किस नेता का कितना वर्चस्व है और वहां से कौन जीता। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो नेता लगातार पार्टी बदलते हैं, या जिस तरीके से कैंडिडेट्स को टिकट मिली है किस जगह से, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है चुनाव के परिणाम पर। और उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो पार्टी जिस प्रदेश में सत्ता में होती है, कहीं ना कहीं ज्यादातर बेनिफिट्स उसे ही मिलता है। तो अगर उपचुनाव होगा और बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर वो जीत अपनी सुनिश्चित करने में नाकाम रह जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चिंतन और मनन करने का विषय होगा कि सत्ता होते हुए भी, और जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके बाद भी अगर वो सीट नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय। और कांग्रेस के लिए भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि जिस तरीके से हुड्डा को फुल फ्लैज, हुड्डा जी को पूरी हरियाणा के अंदर संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो उपचुनाव में वो अपनी सीट नहीं निकाल पाते, क्योंकि एक ही सीट पर सभी का फोकस होगा, तो सभी के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। जो जीतेगा परिणाम जी के समक्ष आएगा, और जब तक वोटों की गिनती ना हो जाए तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। रावल साहब, बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेकर? क्योंकि 2019 का वो समय था जब सोनाली फोगाट और बिश्नोई आमने सामने थे, और आज दोनों क्योंकि एक ही पार्टी के हैं तो एक साथ हो गए हैं, और उम्मीदें सोनाली फोगाट को भी है पार्टी से। कल हमने बात की थी सोनाली फोगाट से, काफी उम्मीदें उन्होंने जताई। उन्होंने कहा भले ही कुलदीप बिश्नोई पार्टी में आ गए हो, लेकिन मुझे पता है कि पार्टी का जो मेरे पर भरोसा था वो अभी भी बना हुआ है, और जो जिम्मेदारी है एक जिसकी मैं हकदार हूं, उस तरह की जिम्मेदारी जरूर मिलेगी मुझे। मैं सोनाली फोगाट जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास सोनाली फोगाट जी पर पूरा है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कुलदीप बिश्नोई जी पर भी पूरा है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको भी टिकट देगा, ये दोनों लोग जो है मेहनत से जो है उसके पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे। इनमें से किसी एक व्यक्ति को मिलेगा तो दोनों एक मिलकर 1 और 1 11 का काम करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछली बार सोनाली फोगाट जी नंबर 2 वाली स्थिति पर आई थी, कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव जीते थे। इस बार सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी की और सोनाली फोगाट जी की वोट आपस में सिर्फ ऐड नहीं होगी, ये 1+1=2 नहीं बनेगा, ये 1+1=11 का आप देखना आंकड़ा किस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ पर एल्गोरिदम नहीं है, ये सीधा सीधा ये केमिस्ट्री की बात है। और कल हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत अच्छे से जो है दोनों लोगों ने एक बहुत शिष्ट तरीके से, जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के लोगों को आपस में भी और अपने विपक्षों के साथ भी मिलना चाहिए। यहाँ तो आजकल राजनीति में इतना विष घुला हुआ है कि
उल फजूल किसी को भी कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार से सोनाली फोगाट जी के फार्म पर जब वो कुलदीप बिश्नोई जी गए, बड़प्पन करते हुए गए और सोनाली फोगाट जी ने उसी प्रकार का उनका स्वागत करते हुए क्या हुई होगी? बहन के नाते जो है मनाया बहुत अच्छा तो कुछ बड़प्पन कहकर ही होगा सोनाली फोगाट को। साथ ही अगर चेहरे की बात करें तो चुनावी मैदान में तो किसी एक को उतारना है ना, कोई सहमति तो बनी होगी पार्टी के बीच। देखिए सृष्टि जी, कयास लगाना देखिए पत्रकार का काम होता है, लेकिन हम राजनीतिक लोग कयास नहीं लगाते। आपस में क्या बात हुई होगी, आपस में हालचाल जाना होगा, परिवार के बारे में बातचीत हुई होगी, अच्छी चीजें किस प्रकार से दोनों मिलकर आदमपुर की जनता के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, भाजपा की सरकार जजपा की सरकार से और ज्यादा विकास के कार्य उनसे किस प्रकार से करवाए जा सकते हैं, इस पर जो है जरूर विचार विमर्श किया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं उनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो 2019 का सिलेक्टिव एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। उन्हें भव्य का तो पता चल गया, लेकिन जो उनके नेता हैं, जिनके वो प्रवक्ता हैं, देखिए अब ये तो स्पष्ट हो चुका है ना कि कांग्रेस में प्रवक्ता कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, हुड्डा गैंग का प्रवक्ता है। जो भी बैठते हैं, कोई भी सम्मानित है मेरे लिए, वो भी सम्मानित है, लेकिन उनके खुद के जो नेता हैं, बापू बेटा, उन दोनों का क्या हाल हुआ उसके बारे में नहीं बताया। सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, रोहतक में बेटा जी हारे, उनके जो उस समय के अध्यक्ष थे वो सिरसा से हारे अशोक तंवर जी, और उन्होंने जिनको बाद में अध्यक्ष बनाया अंबाला से, वो वहां पर हारी कुमारी शैलजा जी। और करनाल में तो इनके जो पार्टी के नंबर 2 माने जाते हैं कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान में दूसरे नंबर के अंतर से। जो अगर कोई सबसे बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली और सबसे बड़ी हार किसी को मिली, वो कांग्रेस के नंबर 2 को मिली है। तो मतलब इतना सिलेक्टिव कंपैरिजन करना और ये सोचना कि जनता नहीं जानती, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सही नहीं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जनता जानती है। वो भारतीय जनता पार्टी की वेव थी जिसमें अमेठी तक राहुल गांधी जो है अमेठी से बुरी तरह हार कर चले गए, और उन्हें पहले से पता था, इसलिए वायनाड के लिए अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ के गए। इस बार वायनाड में भी हार जाएंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सुनामी चल रही है, इसमें कोई भी गढ़ नहीं बचने वाला। मैं इस बात में राकेश जी की सहमत हूँ। सर, लेकिन आप सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव की तैयारी को लेकर आपने कुछ खास बताया नहीं सर। आप बार बार यही बोल रहे हैं कि पार्टी चुनाव की तैयारी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता देता हूं आपको। ये ठीक आपने मुझे ध्यान में लाया, मैं मिस कर रहा था शायद इस बात को, गलती से मिस कर पा रहा था। हमने शक्ति केंद्र जो है, हमारी एक व्यू रचना है शक्ति केंद्र, उसमें जो है 3 से लेकर 5 बूथों तक का एक शक्ति केंद्र होता है। उनका भी प्रशिक्षण हुआ था हमारा 6 से लेकर 10 अगस्त तक का। वहां पर हमने चर्चा की किस प्रकार से पंचायत चुनाव में करना है, और आदमपुर में जब वहां पर शक्ति केंद्र का प्रशिक्षण हुआ तो वहां पर हमने चर्चा की किस प्रकार से आदमपुर उपचुनाव में हमने काम करना है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी संगठनात्मक तौर पर चुनाव लड़ती है। यहाँ पर पर्सनैलिटी कल्ट से चुनाव नहीं लड़े जाते। यहाँ पर हमारी बूथ से नीचे भी संरचना है। यहाँ कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रदेश की टीम नहीं बना पाई, हमारी संरचना जो है नीचे बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख तक है, और अब तो पन्ना समितियां हो गई हैं। यानी 60 वोट में पहले एक पन्ना प्रमुख हुआ करता था, अब उन 60 वोट में भी कम से कम 5 से 7 लोगों की समिति बन चुकी है। यानी मैन टू मैन मार्किंग। भारतीय जनता पार्टी का विचार जो है जन जन तक पहुंचे, ये राष्ट्र का विचार जो है वो जन जन तक पहुंचे। भारत माता की जय और भारत माता की विजय सुनिश्चित करने के लिए जो राष्ट्र के अंदर जिस प्रकार का राष्ट्र प्रेम है, उसका भी पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है। आने का पार्टी को फायदा रहेगा। आपने देखा है चुनाव दर चुनाव, सृष्टि जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा है हर चुनाव में। आप नाम बताइए। हम एलनाबाद की बात करें तो एलनाबाद में हमने पिछली बार 45,000 आए थे, तो इस बार 60,000 वोट आए। बड़ौदा जहां 2014 में हमारे पूरे प्रदेश में सबसे कम वोट आई थी, 2700 वोट आई थी, वहां से बढ़ाकर हमने 40,000 कर ली। हमारा कोई भी चुनाव है जहां पर हम कभी जीवन में नहीं जीते थे उपचुनाव, वहां जीते। हर प्रकार का कोई भी चुनाव 2014 से हो रहा है, हर चुनाव में हमारे वोट बढ़ रहे हैं। कोई एक चुनाव ऐसा नहीं जहां पर हमारा वोट कम हुआ है, हर जगह बढ़ ही रहे हैं। और ये केवल हरियाणा में नहीं, ये देश भर में यही पैटर्न है। कई बार कुछ धूर्त लोग आपस में इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास जरूर करते हैं। इस प्रकार के नजायज जरूर आपस में वो लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सृष्टि जी, मैं बार बार चैलेंज करके कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में बता दें 2014 के बाद हमें पिछले चुनाव से किसी एक चुनाव में भी एक वोट भी कम मिला हो?
एक चुनाव नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद को प्रूव किया है। वी हैव बीन ट्राइड, टेस्टेड, पार्टी की तरफ से ये क्यों नहीं क्लियर हम लोगों किया के जा लिए रहा काम कि इस बार करते ये हैं जो साहब, चुनाव हम होने परिवारों वाले को हैं नहीं। इसमें अब सिंबल अगर लेक्चर सुनवाना विद्रोही हो तो मैं साहब, चला जाता हूं। नहीं विद्रोही साहब, आपके पास ही आ रही हूँ, मुझे पता था आप नाराज होंगे। नहीं, मैं इसलिए नाराज हो रहा हूँ कि अगर आपने लेक्चर सुनवाना है तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा ना विद्रोही साहब, मैंने कहा कि आप इसका जवाब देंगे। अब अभी जस्ट मैंने बोला दूंगा, 2-3 मिनट बचे हैं, उसके बाद विद्रोही जी आप बिल्कुल दे दीजिए। क्लोजिंग विद्रोही कमेंट जी, सर आप आपका सीनियर ही है, आदमी हैं। क्लोजिंग कमेंट सर आपका ही है विद्रोही साहब। नहीं, फिर 2 मिनट में मैं क्या कमेंट दूंगा? आज जन्माष्टमी का दिन है। कहेंगे जी समय हो गया सर, ये आप आप हर बार करती हैं, तो कृपा करके हमें नहीं बुलाया। सर आप हर बार अपनी नाराजगी इसी तरह से जाहिर करते हैं। जब आपका टाइम आता है बोलने का, आप नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। चलिए ठीक है विद्रोही साहब, अगर आप बात रखना चाहते हैं तो रख आपने दीजिए। जो कहना कह दीजिए। ठीक है, आप मत रखवाइए, कोई बात। विद्रोही साहब, हर बार इस तरह से चले जाना ये बताता है कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। नहीं, आपने खुद ही कह दिया ना कि बात रखना चाहो तो रखो ना, मत नहीं रखो। विद्रोही साहब, धन्यवाद मैंने ये आपका। भी कहा कि इसका धन्यवाद। नहीं, हर बार इस तरह से नाराज होकर जाना विद्रोही साहब, आप इस चीज को आदत बना लेंगे तो फिर लोग भी यही देखेंगे कि कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए नहीं है। जैसे ही आपका टाइम आता है जवाब देने का, आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। राकेश कुमार जी, अब देखिए विद्रोही साहब तो नाराज होकर हमेशा की तरह इस बार भी चले गए। फाइनल कमेंट सर राकेश कुमार जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी पार्टी को रखने की जिम्मेदारी होती है और उसको अपनी पार्टी को जीता हुआ दिखाने की भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, चाहे वो चुनाव में विजयी हो पाए या ना हो पाए। लेकिन किसी भी नेता के पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता और ना ही जो भी नेता अपने आप को ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अभी बहुत सारे उदाहरण दिए, चाहे वो यूपी की बात करें अमेठी की, चाहे वो हम दिल्ली में बात करें बड़े बड़े नेताओं की, या अभी बहुत ही एक रिसेंट चुनाव हुआ पंजाब के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अकाली दल हो, बहुत बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए। तो नेताओं का जो घमंड है वो जनता कभी भी तोड़ देती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और अगर जनता को प्रदेश की हरियाणा सरकार का काम पसंद आएगा तो उपचुनाव में हरियाणा सरकार उपचुनाव जीतेगी, जो भी उनका कैंडिडेट होगा। और अगर प्रदेश की जनता को काम समझ नहीं आएगा तो जनता जनार्दन है, जनता किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी शीर्ष पे बैठा सकती है। मगर मेरा मानना यह है कि ये दोनों के लिए ही बहुत कठिन परीक्षा रहेगी, हरियाणा में बीजेपी के लिए भी क्योंकि वो सत्ता में है और कांग्रेस के लिए भी क्योंकि उपचुनाव के बाद चुनाव आएगा, तो किस तरीके से वो उपचुनाव के अंदर अपना पार्टी के संगठन को मजबूत दिखाएं, पार्टी की मजबूती को मजबूत दिखाएं और पार्टी के अंदर ये प्रूव करें कि कांग्रेस पार्टी के रूट अभी भी हरियाणा के अंदर मजबूती से गड़ी हुई हैं, तो वो उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव होगा। तो बाकी परिणाम आएगा और आप और हम फिर टीवी चैनल पे बैठ के कहीं ना कहीं परिणामों के दिन डिस्कशन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार जी। प्रोफेसर विदुरावल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद उनका भी। तो देखिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन तैयारियां जो है पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी फुल फॉर्म में नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर आदमपुर किसका रहता है। फिलहाल इसी